गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग अभी तक फर्स्ट यूनिट में जो डेवलपमेंट प्रोसेस सिंस इंडिपेंडेंस मींस स्वतंत्रता के समय विकास, और उसमें आपने देखा स्टेट एंड प्लानिंग, राज्य और नियोजन, लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। तो स्टार्टिंग के 3 क्लासेज में आपको पहले चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल से बात कर लिए हैं। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आज जो है हम लोग दूसरा चैप्टर, दूसरा यूनिट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अर्थव्यवस्था के 3 मेजर सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। प्राथमिक सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, द्वितीय सेक्टर मींस उद्योग, तृतीय सर्विस सेक्टर। तो आपके पेपर में विकास की अवधारणा तब तक पूरी नहीं होती किसी देश में जब तक उस देश के औद्योगिक विकास न हो। औद्योगिक विकास को आप कह सकते हैं कि एक तरह से बोन है, मतलब उस रीढ़ की हड्डी की तरह है जिस पर पूरी विकास प्रक्रिया आधारित होती है, उस पर टिकी होती है, मतलब उस पर निर्भर होती है। तो औद्योगिक विकास के बिना आप विकास की अवधारणा की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस पेपर में जो सेकेंड अध्याय है, द्वितीय अध्याय है, उस अध्याय में औद्योगिक विकास की रणनीति की चर्चा की गई है। फर्स्ट यूनिट में ओवरऑल डेवलपमेंट मॉडल था और राज्य की भूमिका के संबंध में विकास की प्रक्रिया को हम लोग जानने और पढ़ने का प्रयास किए। अब इस दूसरे अध्याय में, दूसरे यूनिट में हम लोग देखेंगे कि भारत के औद्योगिक विकास की क्या रणनीति रही है और औद्योगिक विकास की जो रणनीति रही है उसका हमारे सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा है, यहाँ के सोशल स्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव पड़ा है। अब जिस तरह का औद्योगिक विकास होता है, जैसे आप देखेंगे, इसको समझने के लिए बहुत इजी है। आज आप देखिए, जैसे 1990 के बाद, 1991 के बाद जब नई आर्थिक नीति आई, मतलब सर्विस सेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया गया, तब मूवीज में आप देखेंगे कि परिकल्पना बदल गई। आप 1970-80 के दशक का जब उद्योगों का एक भारत जैसे देश में हाईएस्ट लेवल था, तो औद्योगिकरण के संदर्भ में ज्यादातर मूवीज में आप देखेंगे कि एक मिल मालिक होता था, बाकी सब मजदूर होते थे, काला पत्थर हो गया, या बहुत सारी ऐसी मूवीज हो गई जिसमें मालिक और मिल मालिक मतलब उद्योग का मालिक और मजदूर, उन्हीं के बीच मूवीज भी बनती थी। तो समाज की संरचना जैसे मालिक और मजदूर, या इवन मार्क्सवाद की जो परिकल्पना है वो उद्योगों के विकास के कंटेक्स्ट में ही है। जिस पूंजीपति की परिकल्पना करता है कार्ल मार्क्स या मार्क्सवाद में, उसमें औद्योगिक मालिक या उद्योगों का मालिक या इंडस्ट्री का मालिक एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और उसी कंटेक्स्ट में उस समय का समाज, उसने समाज की परिकल्पना की। तो औद्योगिक विकास एक प्रमुख आधार है विकास की प्रक्रिया का। इसको ओवरऑल व्यू में समझेंगे। हमें आज इस चैप्टर में स्पेशली भारत के औद्योगिक विकास को देखना है, और भारत में औद्योगिक जो विकास हुआ स्पेशली 1950 के बाद, लेकिन 1950 मतलब स्वतंत्रता के बाद, लेकिन स्वतंत्रता के पहले जिस प्रकार के औद्योगिक विकास की परिकल्पना अंग्रेजों ने की थी, या अंग्रेजों द्वारा जो विकास के मॉडल को अपनाया गया था, किस किस उद्योगों पे जोर दिया गया था, ये सारी बातें थोड़ा सा जानना आपको जरूरी है कि अंग्रेजों ने जो है भारत में, या जब अंग्रेज हमें ट्रांसफर किए इंडिया को एज ए इंडिपेंडेंट, तो उस समय हमारे औद्योगिक विकास की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है औद्योगिक विकास का। इन सभी पहलुओं पर, इन सभी डायमेंशंस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। लास्ट में अगर कुछ क्वेरी होगी तो लास्ट में आप चैट बॉक्स में या पूछ सकते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक विकास की रणनीति, सामाजिक संरचना पर उसका प्रभाव। औद्योगिक विकास मैंने इंपॉर्टेंस बता दिया, सिग्निफिकेंस बता दिया, व्हाट इज द उसका जो इंपॉर्टेंट रोल है या जो उसका आधार है, कि किसी भी आर्थिक व्यवस्था का, आर्थिक विकास का आधार होता है औद्योगिक विकास। कृषि, उद्योग और सर्विस। तो औद्योगिक विकास एक मेजर सेक्टर है। ऐतिहासिक विकास के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि उद्योगों का विकास सबसे ज्यादा, जैसे आप देखेंगे कि भारत में ऐसा नहीं कि उद्योग पहले भी थे, लेकिन पहले जो उद्योग थे प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक, या जब तक तकनीकी का विकास नहीं हुआ था, तब तक आप देखेंगे कि स्मॉल एंड स्केल इंडस्ट्री थी, लघु उद्योग थे, घरेलू एंड लघु उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग होते थे। लेकिन जब से वैज्ञानिक विकास हुआ, वैज्ञानिक क्रांति हुई, बड़ी बड़ी मशीनें, मैकेनाइजेशन हुआ, मशीनीकरण हुआ, उसके बाद आप देखेंगे बड़े बड़े इंडस्ट्री लगने लगी, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जहां लगी वहां मजदूर आए, और मजदूर आए तो एक मालिक और मजदूर जो आप इस विषय को क्योंकि आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, तो शहरीकरण में आप ध्यान दें, जब घरेलू उद्योग होते थे, लघु उद्योग होते थे, तो टाउन एरिया होते थे, बहुत बड़े बड़े शहर नहीं होते थे,
शहरीकरण नहीं था, अर्बनाइजेशन नहीं था। शहरीकरण के पीछे या बड़े बड़े जो शहर बसे हैं उसके पीछे अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिन एरियाज में, जिन क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो गए, बाद में वह क्षेत्र शहर में परिवर्तित हो गया, क्योंकि लोग रोजगार के लिए उसमें नौकरी के लिए आए उद्योग में और आसपास बस गए। बाद में आप देखेंगे कि जब बहुत बड़ा शहर हो गया तो जो मेजर उद्योग को शहर से बाहर कर दिया गया। लेकिन शहरीकरण के पीछे तो इसका जो ऐतिहासिक विकास है औद्योगिक विकास का, मैंने कहा कि उद्योग पहले भी थे, लेकिन पहले के जो उद्योग थे वो सीमित थे, लघु उद्योग थे, घरेलू उद्योग थे। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिक क्रांति हुई, मशीनीकरण हुआ, नए नए तकनीकी आई, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो गए। और बड़े बड़े उद्योग स्थापित होने से वहां किसकी जरूरत पड़ी? एम्प्लॉय की, किसी न किसी मजदूर की। तो जब बड़े बड़े उद्योग स्थापित होने से तो मजदूरों को रोजगार मिला, लोगों को आय भी बढ़ी, विकास। यूरोप के विकास में, आज यूरोप एक विकसित देश, विकसित कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसके सभी ऑलमोस्ट देश विकसित देश की कैटेगरी में आते हैं। इसके पीछे अगर आप रीजन देखेंगे तो जो औद्योगिक क्रांति हुई, वैज्ञानिक क्रांति हुई, वो यूरोप में हुई। इतिहास में बहुत टाइम क्लासेस क्योंकि कम होती हैं तो इतिहास में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। आप पूरे यूरोप के इतिहास को देखेंगे तो उसमें औद्योगिकरण, औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक क्रांति से केवल ये नहीं कि यूरोपीय देशों का विकास हुआ। जब प्रोडक्शन ज्यादा हुआ औद्योगिक क्रांति के बाद तो लोग बाजार की तलाश करने लगे। ध्यान से इस बात को सुनेंगे आप लोग। जब औद्योगिकरण हुआ, उद्योगों की स्थापना हुई, उससे क्या हुआ कि उन देशों में ओवर प्रोडक्शन होने लगा। पहले जब केवल मजदूर काम करते थे, लिमिटेड सीमित उद्योग थे, घरेलू और लघु उद्योग थे, तो उत्पादन कम होता था, उसी देश में वो खप जाता था, उस देश के बाजार में। लेकिन जब मशीनीकरण हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गई, तो आप देखेंगे कि ओवर प्रोडक्शन होने लगा। जब प्रोडक्शन आपके पास ज्यादा होगा तो आपको दूसरे बाजार की तलाश होगी। तो आपको इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेज, पुर्तगाली या जो भी यूरोपीय भारत आए थे वो व्यापार करने आए थे। क्यों? क्योंकि वहां औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ओवर प्रोडक्शन होने लगा था, उत्पादन बढ़ गया था, और उत्पादन बढ़ने से उन्हें नए बाजार की तलाश थी। अब आप देखिए कि औद्योगिकरण का क्या परिणाम रहा। आप कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद औद्योगिक क्रांति या उद्योगों की देन है। जब ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो उन्होंने बाजार की तलाश की, बाजार की तलाश में भारत और अन्य देशों में गए, बाद में उन देशों पर उन्होंने कब्जा कर लिया, शासन कर लिया, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। तो यूरोपीय देशों के विकास में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, इन सब के विकास में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके माध्यम से मैं केवल इतना ही आपको समझाना चाह रहा हूं कि औद्योगिक विकास किसी भी देश के विकास के लिए कितना आवश्यक है, विकास का आधार है, साथ ही साथ उस देश की सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करता है। जैसे पहले दिल्ली, मुंबई या अहमदाबाद, गुजरात, यहाँ वो लोग जाते थे जो मील मजदूर थे, बड़े बड़े, कोई कॉटन इंडस्ट्री है, कहीं कपड़ा जो है, इस तरह के इंडस्ट्रीज हैं आसपास। तो लोग जो वर्कर होते थे वो इस इंडस्ट्री में, इसीलिए आप देखेंगे पहले कोलकाता, बहुत सारी इंडस्ट्री कोलकाता में थी। तो पहले जो माइग्रेशन होता था, पहले जो लोग प्रवास करते थे उत्तर प्रदेश, बिहार से मजदूर, वो कोलकाता ज्यादा जाते थे, बाद में मुंबई जाने लगे, अब दिल्ली भी आने लगे। तो आप देखेंगे वो मजदूर मीलों में काम करने के लिए जाते थे, उद्योगों में काम करने के लिए जाते थे। लेकिन आज आप देखेंगे कि केवल अनस्किल्ड लेबर ही नहीं जो है, बल्कि स्किल्ड लेबर, डॉक्टर, इंजीनियर और कॉल सेंटर। तो आज सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया है। तो गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली एनसीआर में वो लोग रहने लगे हैं ज्यादा जो सर्विस सेक्टर में जॉब करते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, कॉल सेंटर हो, या कोई भी होटल मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो। तो उस अनुसार उस समाज, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्यों आती है? क्योंकि यहाँ का समाज सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड है, उद्योग ओरिएंटेड है, कृषि ओरिएंटेड नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस पार्टी को इतना समर्थन नहीं मिलता, इवन बीजेपी। तो आप ये देखिए कि उत्पादन की जो प्रणाली है
जो उत्पादन विकास की जो रणनीति है वह समाज को, सामाजिक संरचना को, न केवल समाज, सामाजिक संरचना को, राजनीतिक और आर्थिक संरचना को भी प्रभावित करती है। तो आप केवल ये न देखें कि ये आर्थिक इकोनॉमी का पेपर के कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, इसका राजनीति पे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हरित क्रांति में मैं बताऊंगा भी, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उन जातियों का राजनीति में वर्चस्व बढ़ गया, उनका रोल बढ़ गया जो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कास्ट थी, जाट, गुर्जर, यादव, इन सब, क्योंकि उनका इनकम बढ़ गई हरित क्रांति के बाद, कृषि में उत्पादन बढ़ गया, उनकी आय बढ़ गई, और आय बढ़ गई तो उनकी सामाजिक स्तर बढ़ गया, सामाजिक स्तर बढ़ेगा तो राजनीति में उनका प्रभाव बढ़ गया। तो किसी भी विकास की रणनीति का डायरेक्ट इम्पैक्ट उस देश, उस समाज की सामाजिक संरचना पर दिखाई देता है। बड़े बड़े उद्योग होंगे तो समाज में दो ही प्रकार के लोग होंगे, या उद्योगों के मालिक होंगे या फिर मजदूर होंगे, ठीक है। तो जो पूंजीवाद और समाजवाद की संकल्पना है उद्योगों के ही कंटेक्स्ट में है, उसमें बाद में लैंड प्रॉपर्टी को भी जोड़ा गया, लेकिन मुख्यतः तो उद्योगों का विकास कितना महत्वपूर्ण है, ये एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था अबाउट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, द स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, औद्योगिक विकास की रणनीति। आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है किसी भी देश के विकास और समाज के लिए। इसका उद्देश्य क्या होता है, जो है औद्योगिक विकास का, उद्योगों के विकास। उद्योग अर्थव्यवस्था का आधार है, कि आधार है, विकास की पहली शर्त है। जब तक किसी देश में औद्योगिक विकास नहीं होगा, जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, उसका आंसर आप लोग सर्च करिएगा, मैं बताऊंगा नहीं अभी। जैसे भारत, चीन, ऐसे बहुत सारे देश जो 100 साल 50 साल पहले भी विकासशील देश थे और आज भी विकासशील देश हैं। कोई एक देश का आप नाम बताइए जो पिछले 50 साल में विकासशील से विकसित देश हो गया हो, या किसी एक ऐसे देश का नाम बताइए जो विकसित से विकासशील हो गया हो। ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जिसके आधार पर आप कहते हैं कि दिस कंट्री इज अ डेवलप्ड कंट्री, दिस इज अ डेवलपिंग कंट्री, यह विकसित देश है या विकासशील देश है, उसकी क्राइटेरिया क्या होती है, ये आप अगर मुझे बताएंगे आंसर में तो अच्छा लगेगा, बाकी लास्ट में मैं बता सकता हूं। तो उद्देश्य क्या है औद्योगिक विकास के किसी भी देश की, भारत का ही नहीं, जैसे उद्योग अर्थव्यवस्था का आधार होता है, जैसे मैंने समझाया आपको, जो भी और यूरोपीय देश इतने डेवलप हुए क्योंकि उद्योगों का विकास, औद्योगिक क्रांति वहीं हुई, इसीलिए पूरे, और औद्योगिक क्रांति का परिणाम यह हुआ कि पूरे दुनिया पे यूरोप का शासन हो गया। वो है सामाजिक संरचना पे प्रभाव, वहां का समाज वैसा हो गया। विकास की पहली शर्त है, बिना औद्योगिक विकास के आप विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। नए रोजगार के अवसर उद्योगों से ही आते हैं, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि वर्तमान सरकार जब उद्योगों को प्राइवेट सेक्टर में बेच रही है या उद्योगों को बंद कर रही है, तो लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे, नए रोजगार उत्पन्न नहीं होंगे, बहुत सारी बातें हैं। तो उद्योग जब नए लगते तो रोजगार के अवसर क्रिएट नहीं होते हैं, तो नए रोजगार के अवसर उद्योगों के माध्यम से ही आते हैं। अगर उद्योग लगेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो सकल घरेलू उत्पाद, जिसको आप जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक जो है प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होता है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगा तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो किसी भी देश के विकास को जो गति मिलती है, उस गति विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है क्या, औद्योगिक विकास, उद्योगों की संरचना, औद्योगिक विकास की रणनीति। और जैसे ही उत्पादन बढ़ता है, नई नई चीजें आती हैं, नई नई वस्तुएं आती हैं, गुड्स आते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्शन आते हैं, वैसे ही कंज्यूमर कल्चर का विकास होता है, उपभोक्ता संस्कृति। पहले आपके पास केवल नोकिया का मोबाइल था, फिर सैमसंग आया, फिर आईफोन आया, आज आप देखेंगे एमआई, ये बहुत सारा। तो उपभोक्ता जो कल्चर है, पहले एक ही कार होती थी, एम्बेसडर अब डिफरेंट कार हैं, एक ही टीवी होती थी, बहुत सारी अलग अलग। तो जैसे उद्योग स्थापित होते हैं, नए नए उद्योग लगते हैं, नई नई तकनीकी आती हैं और उसमें उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, कंज्यूमर कल्चर को बढ़ावा मिलता है। और उद्योग लगाने के लिए जो कुछ मूलभूत
आवश्यक दशाएं हैं, जैसे आधारभूत संरचना होनी ही होनी चाहिए। जिस एरिया में उद्योग लगा दिए जाते हैं वहां उस एरिया के जो है आधारभूत संरचना का विकास हो ही जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि नोएडा गुड़गांव क्यों इतना तेजी से डेवलप हुए, आप जो है गुरुग्राम, बाद में दिल्ली के जो इंडस्ट्रीज थे या जो सेंटर थे वो सब ट्रांसफर होकर के वहां चले गए या वहां उसको रिप्लेस कर दिया गया, वहां स्थापित किया गया। तो दूर दराज के एरिया में कहीं भी अगर उद्योग लगते हैं तो उसका आधारभूत संरचना का विकास होता है और अंततः उस देश उस समाज का विकास होता है। तो औद्योगिक विकास की रणनीति ओवरऑल आप देखेंगे कैसे यूरोप से स्टार्ट होकर के भारत में, अंग्रेज भी भारत में आए थे, तो आप आगे हम लोग देखेंगे उसको क्या है। औद्योगिकरण के मुख्य आधार क्या होते हैं, तकनीकी होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, श्रम होना चाहिए, श्रम विभाजन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, परिवहन का साधन होना चाहिए, सामाजिक आर्थिक संरचना होनी चाहिए और संस्कृति। ये ऐसे विषय हैं जो औद्योगिकरण के आधार हैं। तो कुछ बेसिक बातें जो औद्योगिक रणनीति के कंटेक्स्ट में जो है आपको बताई गई, कैसे इसका विकास हुआ, क्या उद्देश्य और किसी भी देश के कौन से इसके आधार हैं और किसी भी देश के लिए क्यों आवश्यक है। अब हम लोग आते हैं क्योंकि समय कम है, भारत की औद्योगिक नीति, भारत के औद्योगिक विकास की रणनीति, भारत की औद्योगिक नीति स्वतंत्रता पूर्व क्या थी, स्वतंत्रता के उपरांत क्या है। स्वतंत्रता के पहले जो औद्योगिक रणनीति थी या औद्योगिक नीति थी वह अंग्रेजों के द्वारा इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंग्रेज भारत में उद्योगों का विकास, कुछ इंडस्ट्रीज के स्थापित किया उन्होंने, बहुत सारे इवन कॉटन हो गया और मिल्स हो गया, कोलकाता, मुंबई, गुजरात, बहुत सारे इंडस्ट्रीज उन्होंने स्टेब्लिश किए, लेकिन उनका उद्देश्य नहीं था कि भारत का विकास करना है या भारतीय लोगों का विकास करना है, यहाँ का रोजगार। उन्हें जिस इंडस्ट्री में लगता था कि हमें सबसे ज्यादा सॉरी आय अगर होगी, इनकम होगा, ब्रिटेन को फायदा होगा, तो वहाँ वो, जैसे मैं बताऊं, अंग्रेजों के औद्योगिक विकास की 3 चरण है। पहले चरण में वो केवल आयात और निर्यात करते थे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जैसे यहाँ के सामान को लेते थे, वस्तुओं को खरीदते थे, ब्रिटेन में बेचते थे, या मतलब यूरोप में, यूरोप से यहाँ, तो वो केवल ट्रेडिंग करते थे। तो फर्स्ट स्टेज ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल था ओनली ट्रेडिंग। सेकेंड स्टेज में उन्होंने क्या किया कि उद्योग तो उन्होंने यूरोप में लगाया, ब्रिटेन में लगाया, लेकिन जो रॉ मटेरियल्स था, कच्चा माल, वो भारत से ले जाते थे और ले जाते थे ब्रिटेन में बना के फिर भारत में बेचने आते थे। तो सेकेंड स्टेज में यहाँ के रिसोर्सेज का उन्होंने दोहन शुरू किया और यहाँ के मार्केट का दोहन शुरू किया। कच्चा माल यहीं का बिकता यहीं था, लेकिन प्रोडक्शन होता था ब्रिटेन में। तीसरे चरण में उन्हें लगा कि हम एक बार कच्चा माल ले जाते हैं, बनाते हैं, फिर लाते हैं, क्यों ना यही इंडस्ट्री लगा दिया जाए। तो फिर उन्होंने जो थर्ड स्टेज है टिल 1947, यहाँ बहुत सारे सेक्टर में इंडस्ट्री लगाए और यही प्रोडक्शन करते थे और यही बेचते थे। तो अंग्रेजों के बिफोर इंडिपेंडेंट जो, जैसे 1854 में कॉटन मिल इन मुंबई, 1855 में कॉटन मिल इन कोलकाता, तो अलग अलग कोलकाता, मुंबई, गुजरात, ये 3 बड़े सेक्टर थे जहां वो इस तरह की इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल्स उपलब्ध थे। 1947 तक का जो स्टेटस था औद्योगिक विकास का भारत का, और कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूं। जैसे आज $1 की कीमत कितने रुपए है, मतलब अराउंड आपको पता होना चाहिए कि $1 की कीमत बराबर अराउंड 70 रुपीज। अगर आप 70 रुपए देते हैं तब आपको $1 बराबर 70 रुपीज। 1947 में कोई बता सकता है कि $1 की कीमत कितने रुपए थी या कितने रुपए में $1 मिलता था? कोई भी बता दे। इसका ये आपके के लिए चैलेंज है कि 1947 में डॉलर का वैल्यू रुपए के वैल्यू के कितना गुना था। जैसे आज $1 बराबर 70 रुपीज, तो उस समय क्या कम था या और ज्यादा था, क्या नहीं था? ये आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, अभी दे सकते हैं या फिर जब भी आपको समझ में आ जाए। गूगल पे भी नहीं मिलेगा, इसलिए सर्च मत करिएगा, जब आपको पता चले तभी बताइएगा। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि डॉलर का वैल्यू क्या था उस समय और आज क्या है। आज के बारे में तो मैंने बता ही दिया, उस समय के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ।
तो 1947 में जो स्टेटस था इंडिया का, स्पेशली औद्योगिक विकास का, 1947 तक अराउंड 48% शेयर, यू कैन इमेजिन, कैपिटल एंड बेसिक गुड्स, पूरे दुनिया के व्यापार अराउंड 48% पूंजी और जो मूलभूत वस्तुएं हैं उनका शेयर 48% था। 21% जो मिडिल गुड्स है उसका शेयर था और 31% था कंज्यूमर गुड्स। तो सबसे ज्यादा अगर औद्योगिक उत्पादन था तो उसमें कैपिटल एंड बेसिक गुड्स का शेयर 48% था। तो 1947 तक ठीक है सीमित उद्योगों का विकास हुआ, लेकिन जो भारत की औद्योगिक विकास की दशा थी या डॉलर या रुपए का मूल्य था वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया था। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपसे मैंने पूछ रखा है। आफ्टर इंडिपेंडेंट अगर आप देखेंगे स्वतंत्रता के बाद दो महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति जो है पॉलिसीज हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1957 एंड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। लेकिन ये दो मेजर औद्योगिक नीति हैं, लेकिन केवल यही दो नीति नहीं बनी। इससे पहले जैसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1948। 1948 में ही मतलब स्वतंत्रता के जस्ट बाद ही औद्योगिक नीति को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। उसके बाद 1956 जो एक मेजर है, 1956 इसलिए क्योंकि 1956 के आधार पर ही अराउंड 91 तक हमारे औद्योगिक विकास होते रहे या विकास होता रहा। 91 में नई इकोनॉमिक नई औद्योगिक नीति आई तो मेजर चेंजेस हुआ। तो दो महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल दो ही नहीं है। पहली 1948 में आ गई थी, दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में आ गई थी, तीसरा थोड़ा सा अमेंडमेंट 1977 में किया गया औद्योगिक नीति 1977। फिर उसके बाद फोर्थ 1980 में इंट्रोड्यूस की गई, फिर 1985 में आई और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे 1990 और स्पेशली 1991 में आई। लेकिन उसके पहले भी जो है इस प्रकार 1948 में भी जैसे आप क्या कहा जाता है कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, उसमें मैं बताऊंगा मिक्स्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी में ये भी बताऊंगा कि कैसे जो है भारत ने औद्योगिक विकास की रणनीति या विकास की रणनीति को अपनाया गया। तो 1948 में भी स्वतंत्रता के जस्ट बाद हमने एक औद्योगिक नीति औद्योगिक पॉलिसी जो है घोषणा की और इसमें भी मिक्स्ड इकोनॉमी का प्लान ही। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब सिंपल सा ये होता है जो अगली क्लास में हमें पढ़ाना है कि जो भी सेक्टर हैं, जो भी इंडस्ट्री है, जो भी संयंत्र हैं, मेजर सेक्टर हैं, वो सार्वजनिक मतलब सरकार के भी हाथों में और निजी दोनों हाथों में होंगे। मतलब जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी हो, जिसको पीपीपी बोल सकते हैं, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं आज की नई भाषा में। वैसे इसको कहा जाता है सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की सहभागिता हो। तो सार्वजनिक और निजी मतलब सार्वजनिक का मतलब सरकार भी कुछ उत्पादन करे और कुछ उत्पादन निजी सेक्टर को दे दिया जाए। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट था और इसमें भी 3 डायमेंशंस थे, 3 सेक्टर थे। सेंट्रलिस्ट था जैसे कोल पावर और दूसरा जो है स्टेटलिस्ट था, तीसरा अदर जो इसमें नहीं था। अदर्स के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान नहीं था। तो पहली एक फॉर्मली जो पॉलिसी था ये यूपीएससी प्री में भी पूछा गया है कि पहली बार औद्योगिक नीति भारत में सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस की गई, तो सबसे पहले 1948 में इंट्रोड्यूस की गई। लेकिन उसमें कोई मेजर इशू नहीं था, इशू तो था लेकिन उसको गवर्नमेंट ने इतना पॉपुलराइज या प्रोपाउंड नहीं किया। जनरली जो नेक्स्ट उसके बाद जो आई 1956, इसलिए आपके स्लाइड में केवल औद्योगिक नीति 1956 को ही मैंने मेंशन किया है। तो 1956 के औद्योगिक नीति में क्या क्या था, और ये जैसे आपको पता ही है कि उससे पहले हमने प्लान इकोनॉमी को अपना लिया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुकी थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना लग रही थी। ऐसे समय में सरकार ने उद्योगों को लेकर के औद्योगिक नीति की घोषणा की 1956 में। 1956 का जो मॉडल था, जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने समाजवादी आधारित या मिक्स्ड इकोनॉमी आधारित या नियोजित विकास आधारित व्यवस्था को अपना लिया था। और ऐसे में राज्य और सरकार की भूमिका
ऐसे में राज्य और सरकार की जो भूमिका है वो किस रूप में, सपोज दैट कि सरकार उद्योगों को निजी हाथों में छोड़ देती है, ठीक है। जैसे अभी आप सुनते होंगे कि मैक्सिमम सेक्टर उद्योगों को अडानी खरीद रहे हैं, अंबानी खरीद रहे हैं, रतन टाटा खरीद रहे हैं, या शेयर बेचा जा रहा है, या कुछ जो है पूरा उद्योग ही, पूरा सेक्टर ही बेच दिया जा रहा है प्राइवेट हाथों में। तो जो प्राइवेट हाथों में होती है, इसका मतलब क्या है कि मतलब मिनिमल रोल ऑफ द स्टेट, राज्य की भूमिका नहीं होती है कि राज्य ही उत्पादन करे, राज्य ही ट्रांसपोर्टेशन करे, राज्य ही डिस्ट्रीब्यूशन करे, सारा एवरीथिंग सब कुछ राज्य के द्वारा जब किया जाता है तो कहते हैं कि राज्य नियंत्रित क्लोज्ड इकोनॉमी है, किसी और को छूट नहीं है, सब कुछ कौन करेगा, राज्य करेगा। तो स्टार्टिंग में जिस मॉडल को अपनाया गया था वो उद्योगों के सेक्टर में भी, लेकिन उद्योगों के सेक्टर में पूर्णतया राज्य नियंत्रित नहीं था, बल्कि उन जो है औद्योगिक नीति 1956 में उद्योगों को लेकर के 3 श्रेणियां, 3 कैटेगरीज डिफाइन की गई कि उद्योगों को लेकर के 3, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी, 3 श्रेणियां थी। इसमें केवल उद्देश्य दिया गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल था, बड़े उद्योगों पर बल दिया जाता था, क्षेत्रीय असमानता को कम करने की बात की गई थी। इसमें स्लाइड में केवल उसका उद्देश्य दिया गया है, लेकिन जो 3 श्रेणियां थी वो नहीं मेंशन है, मैं बता देता हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं या ध्यान से सुन सकते हैं। इसमें उद्योगों के आरक्षण, रिजर्व किया गया इंडस्ट्री क्षेत्र को, वो भी 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी उसको शेड्यूल शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, या श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी। पहली कैटेगरी में केवल वो उद्योग थे जो गवर्नमेंट के सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व कर दिए गए, कि ऐसे 17 टोटल 17 उद्योग थे उस समय जो ये शेड्यूल ए में रखा गया। इसका सीधा सा मतलब था कि कंप्लीट मोनोपोली ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य केंद्र सरकार का इन 17 उद्योगों पर पूर्णतः नियंत्रण होगा। तो 17 उद्योग में निजी क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं होगी। तो कैटेगरी ए, शेड्यूल ए, स्पेशली 17 उद्योग उस समय, बाद में कुछ बढ़ गए, करीब 254 इंडस्ट्रीज हो गई थी 1991 तक। और इस शेड्यूल में जितने भी PSUs आपने सुना होगा, जो भी सार्वजनिक उद्यम है, वो सब इस क्षेत्र में आते थे। करीब 254, शुरुआत में 17, अब तो घट के 3 या 2 रह गई हैं। तो 1956 के औद्योगिक नीति में पहला ऐसे 17 उद्योग जो केवल और केवल सरकार के नियंत्रण में, उसको कहा गया शेड्यूल ए, रिजर्व कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया, आरक्षण। शेड्यूल बी, शेड्यूल में अराउंड 12 उद्योग थे और स्टार्ट बाय द गवर्नमेंट बट फॉरवर्डेड बाय प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट उसको स्टार्ट जरूर की, लेकिन उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। तो 12 ऐसे उद्योग कैटेगरी बी में जो निजी हाथों को ट्रांसफर कर दिया गया, अराउंड 12 उद्योग। और इसमें कहा गया पब्लिक, मतलब बनाया तो सरकार के द्वारा गया, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको चला रहे थे प्राइवेट सेक्टर, मतलब सार्वजनिक और निजी दोनों मिला करके। पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ, नो मोनोपोली और नाइदर स्टेट नॉट प्राइवेट सेक्टर, न राज्य की मोनोपोली रही ऐसे 12 उद्योगों पे, ना निजी सेक्टर की मोनोपोली रही, दोनों का एक तरह से मिक्स्ड हो गया। तीसरा ऐसा सेक्टर था जिसको शेड्यूल सी कहा गया, और उसमें कहा गया विच नॉट इंक्लूड्स शेड्यूल ए एंड आर नॉट शेड्यूल बी। ऐसे उद्योग, ऐसे इंडस्ट्री जो शेड्यूल ए और शेड्यूल बी में उल्लेखित नहीं है, वो सभी उद्योग शेड्यूल सी में आएंगे। और इसके लिए क्या लेना होगा, अगर इससे रिलेटेड, ये प्राइवेट सरकार कोई भी बना सकता है, लेकिन इसके लिए क्या होगा कि जो है स्पेशली प्राइवेट के लिए था कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसी को कहते हैं राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। आप अगर कोई उद्योग लगाना चाहते हैं और कैटेगरी ए बी में नहीं है, कैटेगरी सी में है, तो आप ऐसे उद्योग लगाइए, बशर्ते आपको परमिशन लेनी होगी, लाइसेंस लेना होगा। और उसी में जो करप्शन और परमिशन ना मिलना, सपोज करिए आप किसी ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं, उद्योग सपोज करिए छोटा सा ही उद्योग लगाने के लिए,
और उसमें आपको घूस या करप्शन पैसा देना पड़ रहा है, तो आप थोड़े दिन बाद अगर वो अप्रूवल नहीं हुआ, बहुत सारे टेक्निकल इशू हैं और पेपर फॉर्मेलिटीज हैं, तो आप उद्योग लगाना नहीं चाहेंगे। इसीलिए आज की सरकारें क्या कहती हैं कि आप आइए हमारे यहाँ निवेश करिए। और एक इंडेक्स है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिल्कुल इजी है, किसी राज्य में कोई राज्य का हस्तक्षेप नहीं, सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट आ गया कि आप आइए, हम तुरंत आपको परमिशन दे देंगे, तुरंत आपको कोई हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। पहले क्या था कि आपको लाइसेंस लेने में, परमिशन लेने में ही, तो तीसरी जो कैटेगरी थी वो परमिशन के थ्रू, जो एबी में नहीं था, उन सब उद्योगों को कैटेगरी सी में रखा गया। बाद में इसी के लिए सरकार ने IDRA बनाया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बनाया, जो उसके नियंत्रण को या नियामक कर सके। इन उद्योगों को ही, जैसे मैंने कहा कि जो उद्योग थे, इन्हें ही आधुनिक भारत का मंदिर, या जो बहुत सारे टर्म यूज किए गए हैं, स्पेशली नेहरू ने भी और भी थिंकर्स ने भी, स्पेशली नेहरू ने, कि ये भारत आधुनिक भारत के मंदिर हैं। तो औद्योगिक विकास की जो पहली महत्वपूर्ण रणनीति थी वो 1956 की औद्योगिक नीति थी। इसमें और क्या था, जैसे लाइसेंस कोटा परमिट था, इसी को कोटा सिस्टम कहते हैं, कि लाइसेंस लेने में आप सपोज करिए कि आप, जो सरकार है उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो लाइसेंस लेने जाएंगे, पता चला सरकार जो है केवल कांग्रेसी से जुड़े हुए दूसरे पार्टी के लोगों को लाइसेंस ही नहीं दे रही है, या लाइसेंस देने के लिए पैसे मांगा जा रहा है ऑफिस में, बहुत सारी समस्याएं थी। इसीलिए उस समय की जो स्थिति थी, उस समय उद्योग स्थापित करना बड़ा चैलेंजिंग था, बहुत इजी टास्क नहीं था, बहुत आसान नहीं था। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, क्योंकि राज्य का 1956 की नीति से जो पब्लिक सेक्टर है, राज्य की भूमिका, राज्य क्या क्या करेगा, अगर आप ये देखिए कि राज्य बनाए, राज्य उसका परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन करे, राज्य उसको बेचे भी। आप ये देखिए मदर डेयरी हो गया, या सफल बूथ हो गया, या गवर्नमेंट की जो गोदाम भंडार हो गए, बहुत सारा, तो सरकार ही उत्पादन करे, सरकार ही उसका ट्रांसपोर्टेशन करे, सरकार ही बेचे, तो वहाँ बहुत सारे करप्शन और बहुत सारे केसेज आने के चांस होते हैं। इसीलिए सरकार लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन कर रही है और मैक्सिमम सेक्टर को प्राइवेट हाथों में दे रही है। क्या इवन आप देखिए तो ट्रेन को भी, ट्रेन चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्राइवेट हाथों में दे दी गई। बहुत सारी ट्रेन प्राइवेट हाथों में चल रही है, जैसे तेजस हो गया है, और भी ट्रेनें हो गई, कई और ट्रेन इस प्रकार की हैं। और क्या था 1956 में, स्पेशली फोकस्ड किया गया बैकवर्ड रीजन फॉर सेंट्रल रीजनल डिस्पैरिटीज, जो क्षेत्रीय असमानता थी, जैसे उसमें लिखा गया है स्लाइड में, उसको दूर करने के लिए कुछ बैकवर्ड रीजन को फोकस किया गया, जिससे जो है वहाँ उद्योग लगाए जा सके। और स्पेशली हैवी इंडस्ट्री को, औद्योगिक नीति 1956 में जो सेकंड पंचवर्षीय योजना का समय था, मैंने पहली क्लास में ही बताया था आपको कि उसमें बड़े उद्योगों पर फोकस किया गया। बड़े बड़े उद्योग, सरकार जो है स्पेशली स्मॉल एंड रूरल इंडस्ट्रीज फोकस्ड हैवी इंडस्ट्री, और उसके साथ साथ कुछ स्मॉल स्केल जैसे खाद्य उद्योग को भी बढ़ावा दिया गया था। फोकस्ड ऑल्सो एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि उद्योग पर भी चर्चा की गई थी। इसमें इस औद्योगिक नीति को अगर आप एनालिसिस करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, तो अच्छी बात ये थी कि मिक्स्ड इकोनॉमी था, बड़े उद्योगों पर बल दिया गया था, और क्षेत्रीय असमानता को कम करने की बात की गई थी। बट इसका सबसे महत्वपूर्ण कमियां या निगेटिव पॉइंट ये था कि ये राज्य की भूमिका को और बढ़ा दिया। क्या कर दिया? राज्य की भूमिका को और विस्तारित कर दिया, राज्य का रोल बढ़ गया, और राज्य का जहाँ रोल बढ़ता है वहाँ नौकरशाही बढ़ती है, जहाँ नौकरशाही बढ़ती है वहाँ भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो जो उद्देश्य था औद्योगिक विकास की रणनीति का, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था या नहीं हो पाया था। जिस एरिया में उद्योग लगे वहाँ के लोगों का कोई जरूरी नहीं कि विकास हुआ ही हो, और केवल बड़े उद्योगों पर फोकस किया गया। और जबकि भारतीय समाज, भारतीय अर्थव्यवस्था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर ही आधारित है, तो यहाँ के जो घरेलू और लघु उद्योग थे उनके विकास के लिए कोई स्पेशल पैकेज, कोई स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं लगाई गई थी। जो भी गवर्नमेंट का फोकस था वो केवल हैवी इंडस्ट्री पे था, बड़े उद्योगों पे था। इसीलिए जो है इसको ट्रिकल डाउन थियरी जो मैंने कहा था, चिल्कन सिद्धांत, वो कि बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाओ, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, धीरे धीरे गरीबों का विकास हो जाएगा। तो
औद्योगिक नीति 1956 जो करीब 1991 तक भारतीय विकास को प्रभावित करती रही, वह औद्योगिक नीति, वह औद्योगिकरण नीति थी मिक्स्ड इकोनॉमी का आधारित, निजी और प्राइवेट दोनों सेक्टर, बड़े उद्योगों पर आधारित और रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करने का प्रयास किया गया। इसके बाद कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ एक्ट भी आए, जैसे 1969 में अमेंडमेंट किया गया, और जैसे MRTP आया, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्शन स्टेट प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP का नाम सुना होगा। फिर 1973 में फेरा आया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, फिर फेमा आ गया, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट मैनेजमेंट 1990, तो फिर फेमा। और इसका मतलब ये था कि अभी तक जो अराउंड 1970 या 70 के दशक तक माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पर ही बल दिया जाता था, मैक्रो पे बल नहीं दिया जाता था। क्राइसिस जैसे इसकी वजह से क्या हुआ, क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई और फाइनेंशियल डिफिसिट 8% पहुंच गया। तो इस रणनीति का जो असर था, इस औद्योगिक नीति का जो असर था, उससे क्षेत्रीय असमानता कम होने के बजाय, ठीक है, कुछ एरिया का विकास हुआ, लेकिन जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। महंगाई बढ़ गई, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया, सरकारी घाटा, वित्तीय घाटा बढ़ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या आ गई, करप्शन बढ़ गया। इसीलिए लैक ऑफ गवर्नेंस की बात जो अतुल कोहली करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि सरकार की जो पॉलिसीज थी, सरकारी ज्यादा नियंत्रण या सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसी, सेंट्रलाइज्ड प्लान इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया नेहरू से लेके स्पेशली इंदिरा गांधी तक, और फिर राजीव, स्पेशली इंदिरा गांधी, तो उससे क्या हुआ कि नौकरशाही का प्रभाव पड़ा, और फिर जो, ठीक है, उत्पादन तो होता था लेकिन उत्पादन का लाभ जनता तक नहीं पहुंचता था। कर्मचारी तो माला माल हो रहे थे लेकिन वो कंपनी घाटे में जा रही थी। तो 1956 का जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक रणनीति रहा, औद्योगिक रणनीति थी, उसका संतुलित और समुचित विकास और संतुलित और समुचित वितरण या समुचित और संतुलित प्रभाव दिखाई नहीं देता है। और इसीलिए सरकार 1989-90 तक आते आते महंगाई, इन्फ्लेशन हो गया, फाइनेंशियल डिफिसिट हो गई, इवन आपको पता चला सोना भी गिरवी रखना पड़ा, सारे उद्योग घाटे में जा रहे थे। ऐसी स्थिति में सरकार ने न केवल नई आर्थिक नीति की घोषणा की, बल्कि नई आर्थिक नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था वह था नई औद्योगिक नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो नेक्स्ट जो औद्योगिक नीति भारत सरकार ने घोषणा की, उसके बाद भी कई बार चेंजेस हुआ 91 के बाद, लेकिन मेजर अगर आप आंसर में लिखना है तो डिटेल दो औद्योगिक नीति मैंने बताया भी, 1956 और दूसरी 1991, 1991 की औद्योगिक नीति को हमें डिस्कस करना होगा। क्या क्या चेंजेस आया, स्टार्टिंग क्लास में, पहली क्लास में ही मैंने बताया था आपको, आपके साथ बातचीत हो चुकी है कि सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा कर दी, नई आर्थिक नीति की घोषणा कर दी, जिसका एक पार्ट है औद्योगिक नीति। नई आर्थिक नीति में हमने ग्लोबलाइजेशन को, लिबरलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को, इन सब उदारीकरण को, इन सब की प्रक्रिया को अपनाया। और वो प्रक्रिया किस क्षेत्र में दिखाई देगी, वह प्रक्रिया दिखाई देगी औद्योगिक नीति में। आप सिंपल सी बात समझें कि हम किसके लिए, निजीकरण किसका, उद्योगों का, उदार किस कंटेक्स्ट में, उद्योगों के कंटेक्स्ट में। आप आइए उद्योग लगाइए और कमाइए, आप आइए उद्योग लगाइए, आप निवेश करिए। तो जो लिबरलाइजेशन है या ग्लोबलाइजेशन का, आप आइए एक्सपोर्ट करिए, इंपोर्ट करिए, यहाँ बनाइए भी, बेचिए भी, बिल्कुल फ्री है। अब सरकार बनाने नहीं जा रही, सरकार प्रोडक्शन नहीं करेगी, मतलब सरकार का रोल सीमित होगा, न्यूनतम होगा, मिनिमल रोल ऑफ द स्टेट। और अभी तक क्या था, मैक्सिमम रोल ऑफ द स्टेट, एवरीथिंग डूइंग बाय द स्टेट, कंट्रोल बाय द स्टेट, मॉनिटर्ड बाय द स्टेट। तो 1991 में जो नीति आई, जो नई आर्थिक नीति आई, नई औद्योगिक नीति आई, क्यों आई आपको पता ही है कि शीत युद्ध खत्म हो गया था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था,
अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा था, हमारी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब थी, गल्फ क्राइसिस थी, ऑयल क्राइसिस थी, गल्फ संकट की वजह से। तो आप ये देखिए कि भारत सरकार ने एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, और वो किस कंटेक्स्ट में था, जैसे 1991 में गल्फ वार हो रहा था, इराक पे अमेरिका ने आक्रमण कर दिया था, ऑयल क्राइसिस हो गई थी, और इन्फ्लेशन 17%, महंगाई 17% बढ़ गई थी, फॉरेन एक्सचेंज रेट डाउन हो गया था, इसलिए हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था। तो 1991 के समय दशक की जो प्रमुख बातें हैं, या 1991-91 में जो स्थिति थी, मजबूरी में सरकार ने माइक्रो के बजाय मैक्रो इकोनॉमिक जो है बल दिया, और सरकार ने अपने मार्केट को ओपन करते हुए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ओपन करते हुए नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसे कहा जाता है 1991 की नई औद्योगिक नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। इसमें क्या क्या था जो महत्वपूर्ण बातें थी, उसमें जैसे अभी तक उद्योग रिजर्व थे, ऊपर ही लिखा गया था इससे पहले कि आरक्षण किया गया, इसमें क्या किया गया, डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब उद्योगों का जो आरक्षण था कि ये केवल सरकारी क्षेत्र में रहेगा, ये केवल निजी या दोनों क्षेत्र में रहेगा, ये सब समाप्त कर दिया गया। मतलब उद्योगों को अनारक्षित कर दिया गया, अब रिजर्व नहीं है, अब आरक्षित नहीं है। जो रिजर्व इंडस्ट्री थी वो पहले 17,254 तक पहुंच गई थी, उसे घटाकर 8 कर दिया गया, और अब केवल 2 उद्योग ही हैं जो सरकार के नियंत्रण में है, और अब तो कह सकते हैं कि केवल एक ही उद्योग है, उसमें भी पार्शियली करने का प्रयास हो रहा है, जो पूर्णतया सरकार के नियंत्रण में। 2 उद्योग कौन है, न्यूक्लियर रिसर्च और रेलवे, लेकिन आप देखेंगे कि रेलवे को भी अब निजी हाथों में दिया जाने लगा है। तो कहाँ 17 उद्योग और होते होते 254 सेक्टर उद्योग जो सरकार देखती थी, सरकार के चलाती थी या सरकार के नियंत्रण में थे, आज उनकी संख्या 1 या 1.5, रेलवे में भी अभी आधा ही है, तक पहुंच गई है। बाकी सारे सेक्टर ओपन कर दिए गए हैं, ऑल सेक्टर्स ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर्स, निजी हाथों के लिए ओपन कर दिया। तो जो डी रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसको कह सकते हैं डी रिजर्वेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अब उनको अनारक्षित कर दिया, फ्री कर दिया, कोई भी बनाए, कोई भी उत्पादन करे, कोई भी बेचे। मैंने बताया इससे पहले 1956 में लाइसेंस लेना पड़ता था आपको कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए, स्पेशली जो सी कैटेगरी की थी। ऐसे इंडस्ट्रीज को अब लगाने के लिए डी लाइसेंसेस ऑफ इंडस्ट्रीज, अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, केवल 18 ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए, क्योंकि वो सेंसिटिव विषय है और जो 1991 में थे, अब उसको भी घटा के 5 कर दिया गया है, और करंट सिचुएशन ये है कि उसमें भी 3 कर दिए गए हैं, 1 2 3 ही रह गए, बाकी सेक्टर में धीरे धीरे लाइसेंसिंग की जरूरत कम की जा रही है। 5 कौन सेक्टर बचे हुए थे जिनमें लाइसेंस लेने की जरूरत है, डिफेंस, बारूद, जो गोला बारूद होता है, इसमें अब देने की बात की गई है, खतरनाक रसायन जो हजार्डियस केमिकल है, और तंबाकू, सिगरेट, और लास्ट है मादक एल्कोहल ड्रिंक, इस पे अभी सरकार उससे लाइसेंस, जैसे आपको बियर या वाइन या सब बेचना है तो आपको लाइसेंस लेना होगा। तो 5 ही ऐसे सेक्टर बचे हैं, उसमें भी आप 3 ही कह सकते हैं जिसके लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग की जरूरत है, डिफेंस, बारूद, रसायन, खतरनाक रसायन, तंबाकू, सिगरेट और एल्कोहल। ऐसे 5 इंडस्ट्री हैं जिसमें जरूरत है लाइसेंसिंग की। 1991 में डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों को आरक्षित कर दिया गया, परमिट व्यवस्था, लाइसेंसिंग व्यवस्था खत्म कर दी गई, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित किया जाने लगा, पहले 26%, 49%, 74%, और बहुत सारे सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI की छूट दी। तो आप देखेंगे कि उद्योगों को आरक्षित किया गया और छूट भी दी गई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ ही MRTP का समापन, जो प्रतिस्पर्धा, और MRTP 19 अभी मैंने आपको बताया कि जो मोनोपोली को लेकर के जो एक्ट आया हुआ था
MRTP मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट 1969, इसको अब खत्म कर दिया गया और अब बना दिया गया कॉम्पिटिटिव कमीशन प्रतिस्पर्धात्मक आयोग 2002। तो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाली संस्था थी MRTP एक्ट था, उसको समाप्त करके प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक आयोग का भी गठन कर दिया गया 2002 में। प्रमोशन टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI की बात की गई। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को प्रमोट किया गया, इसको मीनिंग समझाने की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर बाजार में निवेश की अनुमति दी गई। फेमा को फेरा कर दिया गया, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों की अवस्थिति को जो है क्लियर किया गया। कंपल्सन ऑफ फेज प्रोडक्शन एबॉलिश्ड, कि आप फेज वाइज प्रोडक्शन करें, उसके कंपल्सन जो था उसको खत्म कर दिया गया। और लोन इनटू शेयर्स एबॉलिश्ड, यूपीए द्वारा रिफॉर्म विद ह्यूमन फेज, मतलब कहने का ये है कि सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति के माध्यम से डी लाइसेंसिंग, डी रिजर्वेशन, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण, मैक्सिमम सेक्टर को, चाहे वो पोर्टफोलियो निवेश हो, FDI हो, मार्केट के लिए ओपन कर दिया गया। राज्य की भूमिका बदल गई। अब राज्य उद्योग न लगाता है न उसको संचालित करता है, हाँ उद्योगों से संबंधित नीतियों का निर्माण जरूर करता है। तो औद्योगिक नीति के संदर्भ में अगर आप बात करें तो उद्योगों 1991 के बाद जो प्राइवेटाइज, इसीलिए बात उठती है कि क्या भारत ने राज्य की भूमिका सीमित हो गई, मतलब अब समाजवादी नहीं रहा। नियोजन की क्या भूमिका, जब राज्य उद्योग ही नहीं लगाता तो हमें योजना आयोग और नियोजन की क्या जरूरत है, हम प्राइवेट सेक्टर को। तो अब राज्य कंट्रोल नहीं करता, राज्य केवल मॉनिटर करता है, राज्य फैसिलिटेट करता है। तो राज्य की भूमिका बदल गई है, मिनिमम रोल ऑफ द स्टेट हो गया है। और इस औद्योगिक नीति को आगे प्रमोट करते हुए जो भी सरकारें आई, तो औद्योगिक नीति को ह्यूमन, जैसे यूपीए ने कहा कि इसको मानवीय मूल्य, मानव फेस के साथ जुड़ करके देखा जाए। और रिफॉर्म विद द ह्यूमन फेस, मतलब आम आदमी की जरूरतों को देखते हुए ही औद्योगिक नीति में सुधार किया जाए। और इसके लिए बहुत सारी प्रयास भी किए गए, जैसे विशेष स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत की गई वो 2002 के बाद, स्पेशली 2005 से बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो या गवर्नमेंट सेक्टर के हो। प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे गुड़गांव में रिलायंस का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है बहुत पॉपुलर है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत हो गई, साथ ही साथ राज्य की भूमिका सीमित हो गई। और अभी की सरकार, स्पेशली मोदी की सरकार ने क्या किया, मेक इन इंडिया, मतलब भारत में बनाओ, स्पेशली इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को के कंटेक्स्ट में भारत में बनाने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की। तो औद्योगिक, ये अभी तक मैंने आपको केवल ये बताया कि भारत में औद्योगिक विकास की रणनीति क्या रही है, लेकिन जो नई औद्योगिक विकास की रणनीति है वो उसका जो है क्या असर हुआ, नई औद्योगिक विकास की रणनीति का मेरिट क्या है और नई औद्योगिक विकास की रणनीति का डीमेरिट क्या है। जैसे मेरिट ये है, बहुत ज्यादा निवेश बढ़े, आधारभूत संरचना का विकास हुआ, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हुआ, रोजगार के अवसर बढ़े, आय के साधन बढ़े, लोगों की इनकम बढ़ी, जीडीपी में वृद्धि हुई, एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई, नेशनल इनकम में वृद्धि हुई। लेकिन डीमेरिट पॉइंट्स क्या हुए, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। अडानी और अंबानी, आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में भी, पैंडेमिक पीरियड में भी, जहां छोटे मोटे उद्योगपति, छोटे मोटे इंडस्ट्रियलिस्ट या दुकानदार की स्थिति खराब थी, वहीं जितने बड़े इंडस्ट्रीज हैं ड्यूरिंग कोविड, ड्यूरिंग पैंडेमिक भी उनकी आय, आप गूगल पे सर्च करके देखिए तो अडानी की, अंबानी की या फिर रामदेव जी की, इन लोगों की प्रॉपर्टी कई गुना मोर टाइम्स इंक्रीज हुई है। सरकार की इनकम बढ़े या न बढ़े, प्राइवेट सेक्टर की या प्राइवेट इंडस्ट्रीज की इनकम जरूर बढ़ रही है। और आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा
कोरोना बढ़ रहा था तो मुकेश अंबानी का परिवार लंदन शिफ्ट कर गया था बचने के लिए। तो ये जो बड़े उद्योगपति हैं, इनका तो विकास हो रहा है, इनकी पूंजी बढ़ रही है, लेकिन इस औद्योगिक नीति से नए जो है या आम आदमी या मजदूर और गरीब हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। और उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में लग रहे हैं जहां उद्योग पहले से लगे हुए हैं। बिहार और जैसे राज्य, मध्य प्रदेश, ऐसे राज्यों में उद्योगों की जहां कमी है, औद्योगिक निवेश है, वहां कोई नया उद्योग नहीं लगा है। तो क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि हुई है, क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है, इनकम बहुत ज्यादा गैप हुआ है। जिसकी इनकम है तो बहुत है, जिसके पास पैसा है बहुत है, जिसके पास नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। ये सामाजिक संरचना पर भी, ये इनडायरेक्टली जो मैं भी आपको प्रभाव बता रहा हूँ, ये प्रभाव सामाजिक संरचना पे भी है। जिस उद्योग में फायदा हुआ उसके मालिक या उसके वर्कर्स, स्पेशली मालिक, आए दिन वो और अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन जिस इंडस्ट्री का, जिस आम आदमी का या आम मजदूर का इनकम नहीं बढ़ी, वो और गरीब होता जा रहा है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। और स्पेशली निजीकरण कर देने से जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है वो मजदूरों पे पड़ा है। इसीलिए जो नेक्स्ट चैप्टर है प्राइवेटाइजेशन, द इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, तो सामाजिक संरचना पर सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चर वाइज औद्योगिक नीति का प्रभाव सीधा सीधा देखा जा सकता है। जैसे पहले आपका ड्रेस सेंस हो, आपका खान पान हो, आपकी दैनिक उपभोग की वस्तुएं हो, सब आज चेंज हो गई हैं। आज आप छोटे दुकान पे खरीदने के बजाय बिग बाजार और यहाँ से शॉपिंग करना चाहते हैं। बहुत सारी स्थिति तो सामाजिक संरचना, और इसीलिए आप देखेंगे कि जो सरकार जो उद्योगों के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे जो आपको फ्री में कुछ दे दे या फिर रेट कम कर दे, उस सरकार को आप ज्यादा पसंद करते हैं। कभी नहीं पूछते हैं कि सरकार ने कितना उद्योग स्थापित किया, क्योंकि आपको पता चल गया कि उद्योग तो प्राइवेट सेक्टर के लोग लगा रहे हैं। सरकार से कभी नहीं ये कोई पूछता कि कौन सी सरकार कितनी इंडस्ट्री नहीं लगाई, मनमोहन सिंह ने कितनी लगाई, मोदी जी ने कितनी लगाई। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो औद्योगिक नीति है उसका सोशल स्ट्रक्चर पे किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है, तो एक असमानता बढ़ी है, गैप बढ़ा है, असंतुलन बढ़ा है, इनकम में गैप बढ़ा है। जैसे 1% लोगों के पास 73% प्रॉपर्टी है, बाकी लोगों के 99% लोगों के पास केवल अराउंड 27% प्रॉपर्टी है। तो 1% लोग 70% से ज्यादा संपत्ति के ओनर है। यू कैन इमेजिन जो डेटा है। तो नई जो औद्योगिक नीति है इसका परिणाम ये है 1956 की औद्योगिक नीति, 1991 की औद्योगिक नीति और उसका सामाजिक संरचना पर प्रभाव। औद्योगिक नीति में जो 2-3 और अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। राजनीति में भी आप देखिए ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज उद्योगपतियों के चंदे पर ही निर्भर है। जैसे बार बार सरकार पे आरोप लगाया जाता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो केजरीवाल आरोप लगाते थे कि सरकार अडानी और अंबानी चला रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी आरोप लगाते हैं बीजेपी पे कि सरकार अंबानी और अडानी चला रहे हैं। तो पूंजी का राज्य की भूमिका चेंज हुई। इसको एनालिसिस करेंगे तो मिनिमम रोल ऑफ द स्टेट जरूर हुआ है, लेकिन जैसे ही महंगाई इतना बढ़ जाती है तो राज्य को आगे आना पड़ता है। तो एज ए संप्रभु, एज ए सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से राज्य, हाँ, आर्थिक मुद्दे पे, बाजार के मुद्दे पे, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था हो गई है, निजी सेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया गया है। लेकिन जहां समस्या आती है, जन कल्याण की बात आती है, राज्य को आगे आना पड़ता है। इसलिए राज्य एक महत्वपूर्ण निर्णय करता या नीति निर्माता के कंटेक्स्ट में, एक संप्रभु राष्ट्र के कंटेक्स्ट में इसकी भूमिका अभी भी है। तो रोल ऑफ द स्टेट के कंटेक्स्ट में भी औद्योगिक नीति को हम देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में इसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए हम मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन और इसका स्पेशली इम्पैक्ट ऑफ लेबर, स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे क्या हुआ, ये अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। औद्योगिक नीति से संबंधित ब्रीफ में मैंने बहुत सारा डिटेल नहीं बताया, क्योंकि 1 घंटे की क्लास होती है, इसमें बहुत सारी बातें छूट भी जाती हैं। तो 1956 से लेके मेक इन इंडिया तक आप इसमें कोट करेंगे और उसके फैक्टर्स बताएंगे, एनालिसिस करेंगे, मेरिट डिमेरिट बताएंगे और आज की कंडीशन बताएंगे। यह क्वेश्चन और ये चैप्टर द एंड होता है। अब ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।